एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत रहती है जो कस्टमर ढूंढ रही होती हैं। तभी हमारा सन वहां आ जाता है। वो औरत सन से पूछती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगे? इस पर सन तैयार हो जाता है उसके साथ मजे करने के लिए, और फिर वो औरत उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फन नहीं करना चाहती। फिर उसको एक कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम अपना सब कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगी। इसके बाद सन उस कॉस्ट्यूम को पहनकर एक जगह पर आता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो टाइगर वाली कॉस्ट्यूम पहन रहा होता है तो मन ही मन सोच रहा होता है कि जे ने मेरे साथ धोखा दिया है, मेरे साथ मजाक किया है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये ही आता है। फिर वहां पर मैनेजर आ जाता है। उससे पूछता है कि क्या ये सही है? तुम अच्छे लग रहे हो। फिर पूछता है तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? थोड़ा मुस्कुराओ यार। और फिर कहता है कि तुम्हें आई एम सॉरी, यही काम तुमको मिला। फिर जो हमारा सन है वो बोलता है कि माफी मांगने की क्या जरूरत है, काम तो काम होता है ना, मैं कर लूंगा। इसके बाद वो उसको कॉस्ट्यूम पहनाने में हेल्प करता है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो क्या मैं इस कॉस्ट्यूम को 1 घंटे के लिए उधार ले सकता हूँ? मैं जल्दी वापस कर दूंगा। वो मान जाता है। तभी एक आदमी रैबिट हेड लेकर आता है, क्योंकि उसको टाइट था तो इसलिए अब सन को पहनना पड़ता है, और अब उनकी जो शूटिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है एड बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो सन नहीं कर पाता, पर बाद में धीरे धीरे कर लेता है और फाइनली उनकी शूटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद सन आथा के लिए ड्रिंक लेकर आता है। जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है, इतने में वहां पर जे का असिस्टेंट आ जाता है। सन उससे देने के लिए बोलता है, बट उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, प्लीज़ यार तुम ही दे दो, और उसका रूम नंबर भी बता देता है। सन आथा से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग में आता है छुपते छुपाते। मतलब अब तो यह मार ही डालेगा उसको। आथा बिना देखे कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाई थी क्या तुमने वो ढूंढ ली? तो सन बोलता है कि अभी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक जानकारी है। जे नाम का जो व्यक्ति है वो डायरेक्टर आथा ही है। ये सुनकर जो आथा है उसको जो वॉइस थी वो जानी पहचानी लगती है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि वन नाइट स्टैंड में यही आवाज़ थी। सन बोलता है कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने वही बेवकूफ़ खड़ा है जिसे तुमने बेवकूफ़ बनाया था। इसके बाद जे कहता है कि जब से मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया है, मैंने कभी भी किसी आवाज़ को एक बार सुनने के बाद कभी भूला नहीं हूँ। फिर यह कहता है कि दोबारा बोलना। सन कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? उसके बाद जय अचानक से उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और छोड़ता ही नहीं है, और कहता है कि जो यादें हमारे अंदर बहुत गहराई से बंद होती है उन्हें खोलने के लिए बस एक छोटी सी चाबी होनी चाहिए। अब मेरी सारी यादें वापस आ गई है। तो सन कहता है कि छोड़ दे यार, चिपक के ही बैठ गया। आथा कहता है कि जिस पल मैंने तुम्हें एक मस्कट कॉस्ट्यूम में देखा था उसी टाइम मुझे अपनी पसंदीदा आवाज़ याद आ गई थी, और उसके कॉस्ट्यूम की जिप खोलकर देखता है। फिर उसका टैटू देख लेता है, क्योंकि उसने वो टैटू पहले ही देख लिया था। तो टैटू को देखते ही उसको सारी बातें याद आने लगती है कि उस दिन उसे गुंडों से बचाया था सन ने। तो आथा कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं फन करना चाहता था और आज रात तुम मुझे फन कराओगे। और वो पूछता है कि इसकी जिम्मेदारी तुम कैसे लोगे? तो सन कहता है कि तुम चाहते क्या हो कि क्या मैं करूं? आथा कहता है कि आज रात तुम मुझे खुश करोगे। सन बोलता है क्या तुम किसी आदमी के साथ सो सकते हो क्या? आथा कहता है कि अगर वो इंसान तुम हो तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद उन दोनों का हॉट रोमांटिक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। ओह माय गॉड, आंखें मतलब खुली की खुली रह जाती है यार। इतना हॉट रोमांटिक सीन है, और फिर मतलब वो रो भी रहा होता है और तभी उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। मतलब रो रहा होता है वो ये करते हुए। फिर बाद में जे उससे पूछता है कि इस टैटू का क्या मतलब है? तो सन चुप रहता है और रोता ही रहता है। आथा कहता है अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो अब ये सन जो रैबिट वाला हेड है यह उतार दो।
लेकिन सन कुछ नहीं कहता, अपने कपड़े पहनने लगता है। आर्थर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं तो बेहतर होगा कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। तो सन उससे पूछता है, क्या तुम कर्मा में विश्वास करते हो? आर्थर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं मानता हूं कि कर्म सच में होता है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सन अपना हाथ छुड़ा लेता है और जे को पेन भी होने लगता है। इस पर सन अपने पॉकेट से पैसे निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये कहकर वहां से चला जाता है और जे बाहर आकर निकलकर देखता है। इतने में सन वहां से जा चुका होता है और फिर कहता है कि अब तो बेटा मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रेजेंट में जे कहता है कि मैं पहले से भी ज्यादा सीरियस हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगा। डायरेक्टर आर्थर जिसे तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। इसके बाद उसको और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। असल में तुम ही इतने पागल और बेवकूफ़ थे कि मुझे पहचान नहीं पाए। ये कहकर उसको पुश कर देता है। सन कहता है कि तुम्हें ये सब करके बहुत मज़ा आया होगा ना? जे बोलता है कि कम से कम ये बोरिंग तो नहीं था। ये सुनकर सन कहता है, अगर तुम्हारा मजा पूरा हो गया हो तो अब मुझे मेरी पेमेंट दे दो, और तुमने आधी सिगरेट पीकर इतने तुमने पैसे मांग लिए थे और लगभग 1 महीने से तुम मेरे साथ खेल रहे हो, इसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी पड़नी चाहिए। जे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पेमेंट करने का तरीका बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम रिफंड के बारे में सोच रहे हो तो ये कहकर सन के और ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगा। ये सुनकर सन को गुस्सा भी आ रहा होता है। दूसरी तरफ मैनेजर सन का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसको कॉस्ट्यूम लेना था। तो जैसे ही वह आता है मैनेजर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा लगता है जैसे तुमने पहले भी किया है। सन बोलता है कि हाँ मैंने पहले भी किया है। मैनेजर चौंक जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। फिर कहता है कि यह मत कहना कि तुम पहले से लोन शार्क में भी कर्ज में फंसे हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ये भी कर चुका हूँ। मैनेजर और ज़्यादा चौंक जाता है। फिर उसको कॉस्ट्यूम उतारने में हेल्प करता है तो उसकी नज़र टैटू पर पड़ जाती है, तो उसे उसका टैटू का मतलब पूछता है। तो सन बोलता है कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, मुझे यह अच्छा लगा तो इसलिए मैंने बनवा लिया। तभी सन उससे बोलता है, क्या तुमने स्काई से बात की? आगे दिखाया जाता है कि स्काई कॉलेज जाता है तो मैनेजर उसके पास कॉल करता है तो वो नहीं उठाता। इतने में स्टूडेंट आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी चलो क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वह क्लास में आते हैं तो देखता है कि पार्किन वह खड़ा हुआ था क्योंकि अब वह बच्चों को फोटोग्राफी सिखा रहा होता है। स्काई चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। पार्किन उसकी तरफ देख लेता है और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और फिर उनको बताता है कि जो एक मॉडल होता है उसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है। उनको बताता है कि उसके फेस पर उनकी आंखें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि आंखें दिल की खिड़कियां होती है। इसके बाद पार्किन पूछता है, क्या कोई मेरा मॉडल बनना चाहेगा? तो उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं। जब पार्किन उसकी फ़ोटो ले रहा होता है तो स्काई फिर से घबराने लगता है। कैमरे की फ्लैश और कैमरा देखकर उसको पास्ट की कोई बात याद आने लगती है। वो पूरा घबरा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर किस बात से डर रहा है और मतलब ऐसा क्या पास्ट है कि उसको अभी तक हमें पता ही नहीं चला है। कुछ बात जो पार्किन है वो भी नोटिस कर लेता है और फिर वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपना सारा सामान उठाकर सॉरी कहकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो बाहर खड़ा हुआ रहता है तो पार्किन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्लास से ऐसे भागकर क्यों आ गए? स्काई उसे कहता है कि मुझे बस अच्छा फील नहीं हो रहा था। पार्किन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैमरे का डर है। मैंने तुम्हें पहले स्टेज प्ले करते हुए देखा है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है,
लेकिन तुम्हारे जो ये है कैमरा फोबिया, ऐसे मुझे ये तो नहीं लगता। फिर वो कहता है कि अगर कैमरा तुम्हें इतना ज़्यादा प्रभावित करता है तो क्या कभी किसी ने तुम्हारी चोरी छपे वीडियो बनाई गई थी क्या? तो इतने में स्काई बोलता है कि जब कोई चीज़ का पता ना हो तो बोला मत करो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। आगे दिखाया जाता है कि मैनेजर सन को कॉल करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बट सन कहता है कि मैं तो पहले ही निकल गया और डायरेक्टर आथा के साथ हूँ। मैनेजर यह सुनकर चौंक जाता है कि क्या तुम डायरेक्टर आथा के साथ हो? इतना कहकर वो फ़ोन भी कट कर देता है। इधर जो आथा है वो कहता है कि तुम्हारा मैनेजर अपने कलाकार का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है कि वैसे तुमने मेरे क्वेश्चन का अभी तक जवाब नहीं दिया। सन बोलता है कि बुर्ज खलीफा कितनी बार पूछोगे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। फिर कहता है कि लेकिन तुम मुझसे ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? आथा कहता है क्योंकि आथा को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग पसंद है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग हर लड़ाई जीतते हैं। इसके बाद सन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि एक जगह का नाम बताता है। फिर बोलता है कि इससे पहले कि हमें एक जगह और जाना है। फिर वो अपनी माँ की कब्र पर लेकर आता है। उस दिन शायद उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए वह उनको फूल चढ़ा देता है और सन चुपचाप देखता रहता है। मतलब दोनों के ही चेहरे पर अब उदासी थी, क्योंकि दोनों की ही माँ नहीं थी। और तभी जैसे जब वो वापस आते हैं तो आथा उससे पूछता है तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो सन बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं चुनूं? आथा कहता है कि हाँ, अगर तुम नहीं चुनोगे तो फिर मुझे चुनना पड़ेगा। सन पूछता है कि तो तुम क्या खाओगे? आथा कहता है कि मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये कहकर उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। आथा कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी पेमेंट का तरीका बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद फिर से उसे किस करता है। ओह माय गॉड, इतनी पैशनेटली किस, मतलब आथा ने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है यार। इसके बाद वो एक छोटी सी स्ट्रीट फूड पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और जैसे आथा देखता है तो हैरान हो जाता है कि यार ये सच में कहाँ पर लेकर आ गया, क्योंकि वो खाने वाला होटल में और ये स्ट्रीट फूड में यहाँ पर लेकर आ गया। जे कहता है कि सच में हमारी पहली डिनर डेट के लिए तुम्हारे दिमाग में यही जगह आई क्या? सन कहता है कि तुमने ही तो कहा था चुनने के लिए, तो मैंने चुन लिया। आथा मतलब थोड़ा सा फेस भी बना लेता है और उसके बाद उनका खाना आ जाता है तो वह सोचता है कि खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। सन उसकी तरफ देखता है, वो सॉस देता है और कहता है कि अगर तुम्हें तीखा पसंद है तीखा खाओ, ये डाल लो। अगर खट्टा पसंद है तो ये डाल लेना, मतलब जो भी पसंद है ये डाल लेना। जे उसकी बातों को मानकर खाने तो लगता है, लेकिन खाते ही जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है तो कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके बाद वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जे सन को एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि आज रात तुम्हारा काम यही है कि इसे पढ़कर देखो। फिर आगे कहता है कि तुम जल्दी ही हमारी आने वाली सीरीज़ के मतलब मेन कैरेक्टर बनने वाले हो। और कहता है कि यह सीरीज़ ड्रीम प्रोडक्शन के तहत बनाई जाएगी। और सन और कहता है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सन को ही चुना जाएगा, और यहाँ सन चौंक जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो सन है जे के डैड से मिलने के लिए आता है। वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो उसके डैड कहते हैं, तो सन उन्हें कब्रिस्तान वाली बात बता देता है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या मेरा बेटा तुम्हें कब्रिस्तान लेकर गया था? सन कहता है कि हाँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो महिला कौन थी। जे के डैड कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि मेरा बेटा तुम पर इतना भरोसा करने लगा है। सन कहता है कि उसे पता है कि मैं सनी से बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं आखिर उसने ऐसा कौन सा धोखा दे दिया तुम्हें जिसके बारे में मुझे अब तक पता ही नहीं चला? क्या उसने तुम्हारी फैमिली को मार दिया क्या? तुम इस इंडस्ट्री में सिर्फ उससे बदला लेने के लिए आए हो? फिर वो सन से कहते हैं कि मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर झूठ बोलोगे तो मुझे बेवकूफ़ मत समझना। मेरी सब चील की जैसी आंखें, नजरें हैं मेरी।
इसके बाद वो कहता है कि मैं सचमुच सनी से बदला लेने के लिए आया हूँ। जे के डैड कहते हैं लेकिन क्यों? क्या सच में सनी ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया है? सन कहता है कि मेरे छोटे भाई और मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सन के डैड पूछते हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की मौत कब हुई? कैसे हुई? सन बताता है कि 5 साल पहले मेरे भाई की मौत के 3 महीने बाद मेरी माँ चल बसी थी। सन कहता है क्या आप कर्मा में विश्वास करते हो? इसके बाद और फिर वह कहता है कि 5 साल पहले मैं एक लोन शार्क के लिए कर्ज वसूलने का काम करता था। स्कूल से निकाल भी दिया गया था मुझे। एक दिन मैं किसी से कर्ज वसूलने गया था, तो मैंने उसकी बेटी को चोट पहुंचा दी और सब कुछ उससे छीन लिया था, जमीन वगैरह, और लेकिन फिर मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। उसी रात आदमी ने मेरे छोटे भाई को चाकू मार दिया और मुझे जाते जाते मुझसे कहा कि एक दिन तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम बैंक था, लेकिन अब वह सनी के नाम से जाना जाता है। और कहता है कि जिस रात मेरे भाई की मौत हुई थी उसी रात मेरी माँ के इलाज के लिए मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। वह सनी लेकर भाग गया था और कहता है कि उसके बाद माँ का इलाज करवाने के लिए मैं लोनसाक के पास गया था और वो उसका कर्जदार बन गया था। 5 साल पहले एक मुझे जिंदगी से संघर्ष करना पड़ा। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे पता चला कि मेरे भाई और मेरी माँ की मौत से जुड़ी सच्चाई वैसी नहीं थी जैसे मैं इतने सालों से समझता आ रहा था। और कहता है कि इसी वजह से मैं सनी से बदला लेने आया हूँ। जे का डैड कहता है कि तो इसका मतलब मेरा जे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता होगा ना? सन कहता है कि हाँ, और मुझे ये भी पता चला कि वो डायरेक्टर आता ही है। जे के डैड कहता है क्या तुम्हें सच पता चल गया? सन कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आपके जैसे अच्छे इंसान जो मुझे छिपाओ मत, और कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी छिपाने की। ये सुनकर जे के डैड बहुत ज्यादा रोने लग गए और कहते हैं कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों से वैसे धूल चली गई है इसलिए आंसू आ रहे हैं, पानी निकल रहा है, इसलिए गलत मत समझना। तुम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि एक समझदार इंसान भी हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जे तुम पर इतना भरोसा क्यों करता है और वो तुम्हें अपनी माँ की कब्र पर क्यों लेकर गया था। वह कहता है कि मेरा जे भी अपने दिल में बदले की आग लेकर वापस लौटा था, लेकिन तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि ड्रीम एंटरटेनमेंट की स्टार्टिंग सबसे पहले किसने की थी। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ड्रीम एंटरटेनमेंट की जो नींव रखी थी वो जे की माँ ने रखी थी। उसका मतलब अब वो उसका सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं, तो सभी सब उसको कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। अब प्रेजेंट में कहता है कि आज जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो जे को मत बताना। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? सन चुपचाप उसकी बात सुनता है। इसके बाद सन जैसे ही बाहर आता है तभी अचानक एक कार से उसे टक्कर में लग जाती है तो नीचे सड़क पर गिर जाता है। कार का ड्राइवर आकर उसको धमकाने लगता है, डांटने लगता है। तभी उसके कार का जो ओनर होता है वो बाहर निकलता है और कहता है कि रहने दो, इसको जाने दो। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। जो सन है वो गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता रहता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।